आधी रात का न्याय। एक विस्तृत मुल्ला नसरुद्दीन कथा 8000 शब्दों में। प्रस्तावना। रात का सन्नाटा था। चांदनी धुंधली थी और ठंडी हवा शहर के संकरे गलियों से होकर गुजर रही थी। एक छोटी सी मशाल की रोशनी में मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनकी तेज निगाहें दूर किसी हलचल को भांपने की कोशिश कर रही थीं। तभी अचानक शोरगुल सुनाई दिया। शहर के बीचों बीच एक विवाद खड़ा हो गया था। दो व्यापारी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और लोग इकट्ठा हो रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाने दौड़ पड़े। घटना की शुरुआत। बाजार के बीच में खड़े दो व्यापारी आपस में बहस कर रहे थे। एक था हसन जो मसालों का व्यापारी था और दूसरा था यूसुफ जो कपड़ों का सौदागर था। उनके झगड़े का कारण था एक कीमती फिरोजा पत्थर जिसे दोनों अपना बता रहे थे। हसन चिल्लाया, यह मेरा फिरोजा है, मैंने इसे बुखारा से मंगवाया था। यूसुफ गुस्से में बोला, झूठ, यह मेरा है और मेरे पास इसका प्रमाण भी है। लोग इस बहस में उलझ गए। कोई हसन का पक्ष ले रहा था तो कोई यूसुफ का। किसी ने सुझाव दिया, इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें मुल्ला नसरुद्दीन के पास चलना चाहिए। मुल्ला का प्रवेश। जब मुल्ला नसरुद्दीन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। वे अपनी मूंछों को सहलाते हुए बोले, यह मामला गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें न्याय करना होगा, लेकिन अभी नहीं। न्याय होगा आधी रात को और वह भी मेरी शर्तों पर। लोग चकित थे। आधी रात का न्याय? यह अजीब था। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन की प्रसिद्धि ऐसी थी कि किसी ने सवाल नहीं उठाया। रात का इंतजार। रात गहराती गई। शहर के लोग उत्सुकता से आधी रात का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने न्याय की तैयारी की। उन्होंने शहर के सबसे बड़े चौक में एक ऊंचा मंच बनवाया और एक मशाल जलवा दी। उन्होंने सभी को वहां इकट्ठा होने का आदेश दिया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा चौक लोगों से भर गया। हसन और यूसुफ भी वहां पहुंचे। अनोखी न्याय प्रक्रिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने दोनों व्यापारियों को अपने सामने बुलाया और पूछा, क्या तुम दोनों अपनी बात पर अड़े हो? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं इस पत्थर का असली मालिक पता लगाने के लिए एक परीक्षा लूंगा। पहली परीक्षा, सत्य की अग्नि। मुल्ला ने एक बर्तन में पानी भरवाया और उसमें आग जलाई। फिर बोले, जो भी इस फिरोजे का असली मालिक होगा वह इसे जलती हुई अग्नि में डालने से नहीं डरेगा, क्योंकि असली पत्थर आग में नहीं जलता। हसन घबरा गया, पर यूसुफ ने हिम्मत दिखाते हुए पत्थर उठाया और बर्तन में डाल दिया। पत्थर सुरक्षित रहा। लोग बोले, यूसुफ ही असली मालिक है। पर मुल्ला मुस्कराए, इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा। दूसरी परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा, झूठ की छाया। मुल्ला ने मशाल ऊंची की और बोले, इस पत्थर को अपनी हथेली पर रखो और छाया देखो। सच्चे पत्थर की छाया हल्की होगी, लेकिन झूठे पत्थर की भारी। दोनों ने वैसा ही किया, लेकिन छाया में कोई अंतर नहीं था। मुल्ला फिर मुस्कराए, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बाकी है। तीसरी और अंतिम परीक्षा, लालच का असली चेहरा। अब मुल्ला ने पत्थर अपनी जेब में डाल लिया और बोले, जिसे यह पत्थर सबसे अधिक प्रिय होगा वह इसे खोने के डर से रोएगा। यूसुफ चुप रहा, लेकिन हसन के चेहरे पर बेचैनी थी। वह चिल्लाया, मुल्ला, यह मेरा पत्थर है, मुझे दो। मुल्ला ने गहरी सांस ली और लोगों की ओर देखकर कहा, सच्चा मालिक संपत्ति खोने से दुखी होता है, लेकिन लालची व्यक्ति केवल लोभ के कारण चिल्लाता है।
सच्चा मालिक वही होता है जो चीजों को खोकर भी शांत रहे। इसलिए पत्थर का असली मालिक यूसुफ है। अंतिम निर्णय और शिक्षा। लोगों ने तालियां बजाईं। हसन ने सिर झुका लिया और चुपचाप चला गया। मुल्ला ने यूसुफ को पत्थर देते हुए कहा, ध्यान रखना, केवल वही वस्तु तुम्हारी होती है जिसे तुम बिना लोभ के ग्रहण करते हो। यूसुफ ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। निष्कर्ष। इस अनोखे न्याय से पूरा शहर प्रभावित हुआ। आधी रात का न्याय अद्वितीय था और इस घटना को शहर के लोग सालों तक याद रखते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को परखने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि विवेक और धैर्य भी चाहिए। आधी रात का न्याय भाग 2। एक और मुल्ला नसरुद्दीन कथा 8000 शब्दों में। प्रस्तावना। मुल्ला नसरुद्दीन के अनोखे न्याय की चर्चा पूरे शहर में फैल गई थी। लोग उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस न्याय से खुश नहीं थे, विशेष रूप से हसन, जो अपनी हार को भूल नहीं पाया था। हसन ने ठान लिया था कि वह मुल्ला नसरुद्दीन को नीचा दिखाकर बदला लेगा। उसके मन में एक योजना आई जिससे वह मुल्ला को गलत साबित कर सकता था। एक नई साजिश। हसन ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, मुल्ला नसरुद्दीन ने मेरी बेइज्जती की है। अगर मैं उसे गलत साबित नहीं कर पाया तो मेरी दुकानदारी भी चौपट हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा गिर जाए। उसका दोस्त रहीम बोला, पर तुम करोगे क्या? हसन मुस्कराया, हम एक नकली मुकदमा बनाएंगे जिसमें मुल्ला खुद फंस जाएगा। फिर देखना पूरा शहर कैसे उसका मजाक उड़ाएगा। चाल की शुरुआत। अगली रात हसन ने अपने एक साथी फरीद को एक नकली मुकदमा दायर करने के लिए भेजा। फरीद रोते हुए मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा और बोला, मुल्ला साहब, मेरा अनमोल घोड़ा चोरी हो गया है। मैंने इसे अपनी आंखों से हसन की दुकान के पास देखा था। जरूर उसी ने चुराया होगा। हसन तुरंत विरोध करने लगा, यह झूठ है। मेरे पास कोई घोड़ा नहीं है। लोग इकट्ठा हो गए और दोनों की बातें सुनने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक गंभीर मामला है। हम इस पर आधी रात को न्याय करेंगे। आधी रात की अदालत फिर लगी। शहर के चौक में फिर से एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। मशालें जलाई गईं और न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। मुल्ला ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, अब बताओ, तुम दोनों अपनी बात पर अडिग हो। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। पहली परीक्षा, सत्य की गूंज। मुल्ला ने घोषणा की, हम सत्य की गूंज से निर्णय लेंगे। हसन, तुम कहो मैंने चोरी नहीं की, और फरीद, तुम कहो मेरा घोड़ा चोरी हुआ है। फिर देखते हैं कि इन शब्दों की गूंज क्या कहती है। हसन ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने चोरी नहीं की। फरीद चिल्लाया, मेरा घोड़ा चोरी हुआ है। मुल्ला ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर मुस्कराए, इन शब्दों में ईमानदारी की ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। लोग चौंक गए। दूसरी परीक्षा, गवाहों की चुप्पी। अब मुल्ला ने हसन से पूछा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो कोई गवाह है जो तुम्हें निर्दोष साबित कर सके? हसन चुप रहा। फरीद से पूछा गया, क्या कोई गवाह है जिसने तुम्हारे घोड़े को हसन के पास देखा? फरीद सिर झुकाकर बोला, कोई नहीं। मुल्ला हंसे, तो यह कैसा मुकदमा है जहां दोनों पक्षों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं? तीसरी और अंतिम परीक्षा, घोड़े की आत्मा से सवाल। अब मुल्ला ने चौक के बीच खड़े होकर कहा, अगर घोड़ा सचमुच चोरी हुआ है तो उसकी आत्मा हमें सच्चाई बताएगी। लोग हैरान रह गए। मुल्ला क्या करने वाले थे?
मुल्ला ने एक बड़ी घंटी मंगवाई और जोर से बजाई। फिर बोले, जो भी दोषी होगा इस घंटी की आवाज से बेचैन हो उठेगा। घंटी की गूंज फैलते ही हसन घबरा गया। उसने पसीना पोंछा और इधर-उधर देखने लगा। मुल्ला मुस्कराए, हसन, तुम बेचैन क्यों हो? अगर तुम निर्दोष हो तो यह आवाज तुम्हें परेशान क्यों कर रही है? लोगों ने गौर किया कि हसन की हालत बिगड़ रही थी। न्याय का निर्णय और परिणाम। मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, हसन, तुमने ही यह साजिश रची थी। तुमने सोचा कि एक झूठा मुकदमा बनाकर मुझे बेइज्जत कर दोगे। लेकिन याद रखो, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। हसन की साजिश का भंडाफोड़ हो गया। शहर के लोग उसकी चालाकी पर हंस पड़े। फरीद भी झुका और बोला, मुझे माफ कर दो मुल्ला। मैं हसन के बहकावे में आ गया था। मुल्ला ने सिर हिलाया, यह आखिरी मौका है। अगली बार सच्चाई से मत खेलना। निष्कर्ष, इस अनोखे न्याय से लोगों को एक और शिक्षा मिली, झूठ ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर साबित किया कि बुद्धि और न्याय का मेल ही सच्चा बल है। आधी रात का न्याय भाग 3। एक और विस्तृत मुल्ला नसरुद्दीन कथा 8000 शब्दों में। प्रस्तावना। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम अब पूरे नगर में और भी अधिक प्रसिद्ध हो चुका था। उनकी न्यायप्रियता और चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। लेकिन जहां एक ओर लोग उनकी बुद्धिमत्ता के कायल थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के मन में उनके प्रति ईर्ष्या और बदले की भावना भी जाग उठी थी। हसन की साजिश नाकाम हो चुकी थी और उसने सार्वजनिक रूप से अपनी बेइज्जती का स्वाद चखा था। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसने एक और चाल चली, एक ऐसी योजना जिससे मुल्ला नसरुद्दीन खुद ही अपने जाल में फंस जाएं। एक नया षड्यंत्र। हसन ने अपने कुछ करीबी साथियों से कहा, मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बनते हैं न्यायप्रिय। अब देखना, इस बार उन्हें खुद अपने ही फैसले पर पछताना पड़ेगा। उसके दोस्त रहीम ने पूछा, इस बार क्या योजना है? हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक ऐसा मामला बनाएंगे जिसमें मुल्ला जो भी निर्णय दें वह उनके खिलाफ ही जाएगा। झूठा मामला तैयार किया गया। अगले ही दिन एक बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोती हुई मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंची। मुल्ला साहब, मेरा इकलौता बेटा गुम हो गया है, उसने रोते हुए कहा। मुल्ला ने पूछा, कब से गायब है? आज सुबह से, और हसन ने उसे आखिरी बार देखा था। मुल्ला की भौहें तन गईं। उन्होंने तुरंत हसन को बुलवाया। हसन ने आकर कहा, मुल्ला साहब, यह झूठा आरोप है। मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन भीड़ से एक आदमी बोला, मैंने देखा था कि यह औरत सुबह अपने बेटे के साथ थी। हसन भी वहीं मौजूद था। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और कहा, इस मामले का निपटारा भी आधी रात को ही होगा। आधी रात का न्याय। चौक में फिर मशालें जलाई गईं और लोग इकट्ठा हो गए। हसन और बूढ़ी औरत मंच पर खड़े थे। मुल्ला ने कहा, इस बार न्याय एक विशेष परीक्षा से होगा। पहली परीक्षा, सच्चे आंसू। मुल्ला ने कहा, अगर यह बूढ़ी औरत सच कह रही है तो उसके आंसू सच्चे होंगे। लेकिन अगर यह झूठ है तो आंसू एक विशेष दवा से पहचान लिए जाएंगे। मुल्ला ने एक कटोरा मंगवाया जिसमें गुलाब जल मिला था। उन्होंने उसमें औरत के आंसू डलवाए और कुछ देर इंतजार किया। कुछ देर बाद पानी में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुल्ला बोले, अभी निर्णय नहीं हुआ। दूसरी परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा, दिल की धड़कन। मुल्ला ने बूढ़ी औरत और हसन दोनों की कलाई पकड़कर उनकी नब्ज टटोली। फिर बोले, जब कोई व्यक्ति सच कहता है तो उसका दिल शांत रहता है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो
तो उसकी नब्ज तेज हो जाती है। हसन बेचैन दिख रहा था। उसकी नब्ज तेज थी, लेकिन औरत की धड़कन सामान्य थी। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, लगता है हसन फिर किसी चाल में फंस गया। मुल्ला मुस्कुराए, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। तीसरी और अंतिम परीक्षा, रात की गवाही। मुल्ला ने कहा, रात सब देखती है और चुपचाप सब बताती है। हम एक पुरानी पद्धति का उपयोग करेंगे। अगर खोया हुआ बच्चा अब भी जिंदा है तो चांद की रोशनी उसकी मौजूदगी को दर्शाएगी। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरा और उसे चांदनी के नीचे रखा। फिर कहा, जो भी इस कटोरे में बच्चे की छवि देखेगा वही सच्चा है। बूढ़ी औरत कांप रही थी, लेकिन उसने कटोरे में झांका और चिल्लाई, मेरा बेटा। लोगों ने देखा, पानी में एक छोटे बच्चे का धुंधला प्रतिबिंब दिखाई दिया। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए, अब सच सामने आ चुका है। बच्चा जीवित है और उसे हसन ने ही कहीं छिपाया है। न्याय और परिणाम। हसन डर गया। उसने अपने साथियों की ओर देखा, लेकिन वे पीछे हट गए। मुल्ला ने सख्त आवाज में कहा, हसन, अब सच्चाई बताओ। हसन ने सिर झुका लिया, मैंने ही इस बच्चे को अपने दोस्त रहीम के घर छिपाया था, ताकि मैं मुल्ला को बेवकूफ बना सकूं। लोगों ने गुस्से से हसन को घेर लिया, लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाकर कहा, उसे सजा मिलेगी, लेकिन न्याय व्यवस्था से। अंतिम निर्णय और शिक्षा। हसन को नगर से निकाल दिया गया और बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया गया। मुल्ला बोले, याद रखो, सच्चाई को हमेशा परखा जा सकता है। झूठ कभी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। लोगों ने तालियां बजाईं। निष्कर्ष। इस घटना के बाद मुल्ला नसरुद्दीन की प्रसिद्धि और बढ़ गई। अब कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। हसन की चालें नाकाम हो चुकी थीं और न्याय की रोशनी फिर एक बार चमकी थी। और इस तरह आधी रात का न्याय एक बार फिर जीत गया। गधे का व्यापार, मुल्ला नसरुद्दीन की लंबी कहानी। भूमिका। मुल्ला नसरुद्दीन अपने मजाकिया स्वभाव और चतुर बुद्धि के लिए मशहूर थे। उनकी हाजिर जवाबी और व्यंग्य बुद्धि ने उन्हें एक अनोखी पहचान दी थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी चतुराई से एक गधे के व्यापार में इतना लाभ कमाया कि पूरा शहर उनकी होशियारी का कायल हो गया। भाग 1, मुल्ला और उनका गधा। मुल्ला नसरुद्दीन का एक पुराना गधा था, जिसे वह सालों से इस्तेमाल कर रहे थे। अब वह गधा बूढ़ा और सुस्त हो गया था और उसका इस्तेमाल मुश्किल हो रहा था। लेकिन चूंकि मुल्ला के पास दूसरा गधा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि इस पुराने गधे को किसी तरह अच्छे दामों में बेच दिया जाए। एक दिन वह अपने गधे को लेकर शहर के बाजार पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस गधे को सीधे बेचने की कोशिश करेंगे तो कोई भी इसके बूढ़े होने की वजह से कम दाम लगाएगा। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। भाग 2, गधे की कीमत बढ़ाने की योजना। मुल्ला ने अपने दो पुराने दोस्तों अली और हसन को बुलाया और उन्हें अपनी योजना समझाई। उन्होंने कहा, अगर मैं इस गधे को सीधा बेचने जाऊंगा तो शायद मुश्किल से एक आध दीनार ही मिलेगा, लेकिन अगर हम इसे एक मूल्यवान गधा बना दें तो लोग इसे ऊंचे दामों में खरीदना चाहेंगे। अली और हसन ने पूछा, कैसे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मैं इसे बाजार में ले जाकर खड़ा हो जाऊंगा और तुम दोनों अलग अलग समय पर आकर इस गधे की खूब तारीफ करना। इससे लोग इसे खास समझेंगे और इसकी कीमत बढ़ जाएगी। भाग 3, बाजार में चतुराई। अगले दिन मुल्ला अपने गधे को लेकर बाजार पहुंचे। वह उसे बड़ी शान से खड़ा कर इस तरह दिखाने लगे जैसे यह कोई अनमोल चीज हो। तभी अली उनके पास आया और चिल्लाया, अरे,
यह वही गधा तो है जो सुल्तान के खास दरबार में इस्तेमाल होता था। यह तो बहुत तेज और समझदार गधा है। बाजार में खड़े लोग चौकन्ने हो गए। कुछ लोग पास आकर गधे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद हसन आया और बोल उठा, यह वही गधा है जिसे बड़े व्यापारी अपने सफर में इस्तेमाल करते थे। यह थकता नहीं और दिन भर चल सकता है। अब लोगों को शक होने लगा कि यह गधा साधारण नहीं है। लोग गधे की ओर उत्सुकता से देखने लगे। भाग 4 पहली बोली। कुछ व्यापारी जो पास खड़े थे, उन्होंने सोचा कि अगर यह गधा इतना खास है तो इसे खरीद लेना चाहिए। तभी एक व्यापारी ने मुल्ला से पूछा, इस गधे की कीमत क्या है? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, यह साधारण गधा नहीं है, यह बहुत खास गधा है। मैं इसे कम कीमत में नहीं बेच सकता। व्यापारी ने कहा, मैं इसे 5 दीनार में खरीदने को तैयार हूं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, 5 दीनार? नहीं भाई, यह तो बहुत कम है। यह गधा तो 10 दीनार से कम में नहीं मिलेगा। अब लोगों को यकीन हो गया कि यह गधा सच में अनमोल है। भाग 5 गधे की कीमत और बढ़ी। अचानक भीड़ में से एक अमीर जमींदार आया और बोला, अगर यह गधा इतना अच्छा है तो मैं इसे 15 दीनार में खरीदने को तैयार हूं। अब तो बाजार में हलचल मच गई। हर कोई इस गधे को खरीदना चाहता था। देखते ही देखते बोली बढ़ती गई और गधे की कीमत 25 दीनार तक पहुंच गई। अली और हसन एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनकी योजना सफल हो रही थी। भाग 6 गधा और भी महंगा हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन अब तक मजे से तमाशा देख रहे थे। तभी एक धनी व्यापारी आया और बोला, मुझे यह गधा चाहिए, मैं 30 दीनार दूंगा। अब तो बाजार में खलबली मच गई। लोग सोचने लगे कि शायद यह सच में कोई खास गधा है, क्योंकि इसकी कीमत लगातार बढ़ रही थी। इसी बीच हसन ने चालाकी से कहा, अगर मैं इस गधे को खरीद पाता तो मैं 50 दीनार तक देने को तैयार होता। अब तो स्थिति और रोचक हो गई। व्यापारी तुरंत बोला, ठीक है, मैं 50 दीनार में खरीदता हूं। भाग 7 मुल्ला की होशियारी। मुल्ला को अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने गधे को व्यापारी को सौंप दिया और 50 दीनार लेकर घर चले गए। जब वह घर पहुंचे तो हसन और अली उनके पास आए और हंसते हुए बोले, मुल्ला, तुमने तो कमाल कर दिया। एक बूढ़े और निकम्मे गधे को 50 दीनार में बेच दिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यही तो असली व्यापार है दोस्त। चीज की कीमत उसकी असलियत से नहीं बल्कि लोगों की सोच से तय होती है। भाग 8 निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही रणनीति और चतुराई से किसी भी चीज की कीमत बढ़ाई जा सकती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चालाकी से यह दिखा दिया कि एक मामूली गधा भी असाधारण बन सकता है, अगर सही तरीके से उसकी मार्केटिंग की जाए। तो दोस्तों, अगली बार जब भी कुछ बेचना हो तो मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी को याद रखना। गधे का व्यापार भाग 2। जब गधा फिर लौट आया। भूमिका। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से एक बूढ़े और कमजोर गधे को 50 दीनार में बेच दिया था। उन्होंने सोचा था कि अब वह गधा उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद उसी गधे को लेकर एक और अजीब घटना घटी जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। आइए इस मजेदार कहानी के अगले अध्याय में जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। भाग 1 गधा वापस कैसे आया। मुल्ला नसरुद्दीन 50 दीनार पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने इससे अच्छा खाना खाया,
नए कपड़े खरीदे और कुछ पैसे बचाकर रख लिए। एक दिन वह बाजार में टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होकर किसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं। जब वह करीब गए तो यह देखकर दंग रह गए कि उनके द्वारा बेचा गया वही गधा वहां खड़ा था। और मजेदार बात यह थी कि वह व्यापारी जिसने इसे 50 दीनार में खरीदा था, अब इसे 100 दीनार में बेचने की कोशिश कर रहा था। भाग 2, नया व्यापारी और उसकी नई चालाकी। वह व्यापारी लोगों को बता रहा था, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह एक चमत्कारी गधा है जो भविष्य देख सकता है और अपने मालिक के लिए सौभाग्य लाता है। लोगों को यकीन नहीं हुआ तो व्यापारी ने जोर देकर कहा, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको इसका एक चमत्कार दिखा सकता हूं। वह गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर लोगों की ओर मुड़कर बोला, अब यह गधा बताएगा कि यहां सबसे ईमानदार आदमी कौन है। लोग उत्सुक हो गए। व्यापारी ने गधे के सामने कुछ सिक्के रखे और कहा, अगर यह सबसे ईमानदार व्यक्ति के पास जाएगा तो समझो यह सच में चमत्कारी है। गधा थोड़ी देर घूमा, फिर सीधा मुल्ला नसरुद्दीन के पास चला गया। भाग 3, मुल्ला की चतुराई। अब बाजार में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, यह गधा सच में चमत्कारी है, इसे खरीद लेना चाहिए। व्यापारी ने कहा, अब इसकी कीमत 100 दीनार है। मुल्ला नसरुद्दीन यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, 100 दीनार? अरे भाई, यह गधा मेरे पास था और मैं ही इसका पहला मालिक था। अगर यह सच में इतना चमत्कारी होता तो क्या मैं इसे 50 दीनार में बेचता? अब लोगों को शक होने लगा। भाग 4, व्यापारी की पोल खुल गई। लोगों ने व्यापारी से सवाल करने शुरू कर दिए। किसी ने पूछा, अगर यह गधा भविष्य देख सकता है तो क्या यह बता सकता है कि तुम्हारे पास कितने दीनार हैं? व्यापारी हक्का बक्का रह गया। मुल्ला ने आगे बढ़कर कहा, इस गधे के पास 2 ही चमत्कार हैं, एक, यह खाने के समय अपने मालिक के पास जाता है और दूसरा, यह हर बार नया मुख ढूंढ लेता है। बाजार में ठहाके लगने लगे। व्यापारी शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी चाल छोड़नी पड़ी। भाग 5, गधा फिर मुल्ला के पास। व्यापारी ने गधे को किसी तरह 30 दीनार में बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। अंत में उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह गधा वापस 25 दीनार में दे सकता हूं। मुल्ला ने सोचा, वाह, मैंने इसे 50 दीनार में बेचा था और अब यह फिर मेरे पास सस्ता लौट रहा है। उन्होंने 20 दीनार में सौदा पक्का कर दिया और गधे को फिर से अपने साथ ले आए। भाग 6, गधे का दूसरा व्यापार। अब मुल्ला के पास फिर वही पुराना गधा था, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि इसे और भी मजेदार तरीके से बेचा जाए। इस बार उन्होंने इसे एक गाय बताने की योजना बनाई। गधे का व्यापार, भाग 3। जब गधा गाय बन गया। भूमिका। मुल्ला नसरुद्दीन की होशियारी का कोई जवाब नहीं था। पहले उन्होंने अपने बूढ़े गधे को 50 दीनार में बेचा, फिर जब वही गधा दोबारा बाजार में आ गया तो उसे 20 दीनार में वापस खरीद लिया। लेकिन अब उनकी योजना कुछ और भी मजेदार थी। इस बार वह इस गधे को गाय बनाकर बेचने वाले थे। क्या यह संभव था? मुल्ला की चतुराई में तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता था। आइए देखते हैं कि इस बार उन्होंने कौन सी नई चाल चली। भाग 1, नया नाम नया खेल।
मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को लेकर घर लौटते ही अपने दोस्तों अली और हसन को बुलाया। दोस्तों, अब हमें इस गधे को एक नए रूप में बेचना होगा, मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा। अली ने हैरानी से पूछा, अब क्या करने वाले हो मुल्ला? मुल्ला ने उत्तर दिया, इस बार यह गधा नहीं गधे का व्यापार भाग 4। जब गधा राजा के दरबार पहुंचा। भूमिका। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से गधे को कभी अनमोल बताया तो कभी उसे गाय बनाकर बेच दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, हर बार किसी न किसी तरह से गधा वापस उन्हीं के पास लौट आता था। अब की बार गधा सिर्फ वापस नहीं लौटा, बल्कि इस बार वह सीधा सुल्तान के दरबार तक पहुंच गया। क्या मुल्ला इस बार भी अपनी होशियारी से बाजी मार पाएंगे या फिर उनकी चालाकी पकड़ी जाएगी? आइए देखते हैं इस मजेदार कहानी का अगला भाग। भाग 1। जब गधा महल पहुंचा। जिस व्यापारी ने मुल्ला से 100 दीनार में गधा खरीदा था, वह इस गधे को लेकर बहुत खुश था। लेकिन जब उसे पता चला कि यह कोई दूध देने वाली गाय नहीं है, तो वह गुस्से में तमतमाने लगा। मुझे धोखा दिया गया है, उसने चिल्लाया। लेकिन चूंकि मुल्ला से उलझना आसान नहीं था, उसने एक और तरकीब सोची। अगर यह गधा मेरे किसी काम का नहीं, तो क्यों न इसे राजा को बेच दिया जाए। अब व्यापारी ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यह गधा बहुत खास है और इसमें अनोखी शक्तियां हैं। जब यह बात सुल्तान के कानों तक पहुंची, तो उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर गधे को महल मंगवा लिया। भाग 2। गधे की परीक्षा। राजा के दरबार में गधा पेश किया गया। सुल्तान ने उसे गौर से देखा और पूछा, तो यह वही चमत्कारी गधा है जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है? व्यापारी ने सिर हिलाया, जी हां हुजूर। यह कोई साधारण गधा नहीं, बल्कि यह मनुष्य की भाषा समझ सकता है और भविष्य भी बता सकता है। सुल्तान को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर यह सच में समझदार गधा है, तो इसे कुछ कठिन सवाल पूछे जाएं। भाग 3। गधे का पहला सवाल। सुल्तान ने गधे के सामने एक प्लेट में सोने के सिक्के और दूसरी प्लेट में चारा रखा। अगर यह बुद्धिमान है तो यह सोने के सिक्के चुनेगा, सुल्तान ने कहा। गधा भूखा था, इसलिए उसने तुरंत चारे की ओर रुख किया। दरबार में हंसी गूंज उठी। सुल्तान नाराज हो गया और व्यापारी से बोला, तुमने कहा था कि यह बुद्धिमान है, लेकिन यह तो बस एक साधारण गधा निकला। व्यापारी डर गया और जल्दी से बोला, हुजूर, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन शायद इस गधे के पुराने मालिक को इसके रहस्यों के बारे में अधिक जानकारी होगी। सुल्तान ने तुरंत अपने सेवकों को मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। भाग 4। मुल्ला की चालाकी। जब सुल्तान के दरबारी मुल्ला के पास पहुंचे और उन्हें बुलाने लगे, तो मुल्ला तुरंत समझ गए कि मामला गंभीर है। अरे, लगता है मेरा गधा फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी कर चुका है, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सोचा। लेकिन डरने की बजाय उन्होंने अपनी चालाकी से एक और नई योजना बना डाली। भाग 5। दरबार में मुल्ला की हाजिर जवाबी। जब मुल्ला दरबार में पहुंचे तो सुल्तान ने गुस्से से पूछा, नसरुद्दीन, तुमने इस गधे को एक अनोखा गधा बताया था, लेकिन यह तो बहुत साधारण निकला। मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, हुजूर, मुझे दुख है कि आपने इसे गलत तरीके से परखा। यह गधा सच में समझदार है, लेकिन इसे पहचानने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी चाहिए। सुल्तान चौंक गया, क्या मतलब? मुल्ला बोले, यह गधा जानता था कि सोना इंसानों के लिए कीमती है, लेकिन उसके लिए चारा ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो इसने वही चुना जो उसके लिए सही था। यह तो उसकी बुद्धिमानी का प्रमाण है। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सिर हिलाया जैसे उनकी समझ में बात आ गई हो। भाग 6 मुल्ला का पलटवार। सुल्तान को अब भी पूरा यकीन नहीं था। उसने कहा, ठीक है, अगर यह सच में बुद्धिमान है तो इसे कुछ और परखा जाए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इस गधे का असली हुनर एक और अनोखी चीज में है, यह झूठ को पहचान सकता है। सुल्तान ने कहा, कैसे? मुल्ला बोले, इसे दरबार में घुमाइए। यह जिस आदमी के पास जाकर खड़ा होगा वही सबसे बड़ा झूठा होगा। अब सब उत्सुक हो गए। भाग 7 जब गधा सुल्तान के पास पहुंचा। जैसे ही गधा दरबार में घुमाया गया, वह सीधे सुल्तान की गद्दी के पास जाकर खड़ा हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की हंसी छूट गई, लेकिन उन्होंने मुंह दबा लिया। सुल्तान का चेहरा लाल हो गया। मुल्ला ने तुरंत कहा, हुजूर, देखिए यह गधा कितना ईमानदार है। यह बस यह कह रहा है कि हर राजा को अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए ताकि वह जनता के लिए सबसे अच्छा निर्णय ले सके। सुल्तान इस बात से प्रभावित हुआ और हंस पड़ा। मुल्ला, तुम तो बड़े चालाक निकले। जाओ, आज से यह गधा तुम्हारा हुआ और इनाम के तौर पर मैं तुम्हें 50 दीनार भी देता हूं। भाग 8 निष्कर्ष। मुल्ला फिर से अपने गधे के साथ घर लौटे और इस बार उन्हें ऊपर से इनाम भी मिला। सीख, चालाकी से सबसे कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर मुसीबत में अवसर ढूंढ ले। अगला भाग। अब जब गधा फिर से मुल्ला के पास लौट आया है तो क्या वह फिर से इसे बेचने की कोशिश करेंगे या इस बार कोई और नया खेल होगा? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग, गधे का व्यापार, भाग 5। जब गधा कानूनी मुसीबत में फंस गया। भूमिका। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चालाकी से न केवल अपने पुराने गधे को वापस पा लिया बल्कि ऊपर से सुल्तान से इनाम भी हासिल कर लिया। अब उनके पास फिर वही पुराना गधा था जिसे उन्होंने पहले कई बार बेचा और हर बार उसे नए ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। गधा खुद ही एक बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गया। कैसे? आइए जानते हैं इस मजेदार कहानी का अगला अध्याय। भाग 1 जब गधा अदालत पहुंचा। गधे को वापस पाने के बाद मुल्ला ने सोचा कि इस बार उसे बेचने के बजाय किसी और तरह से लाभ उठाना चाहिए। एक दिन वह अपने गधे को लेकर बाजार से गुजर रहे थे, तभी उनका गधा अचानक एक फल की दुकान की ओर बढ़ा और बिना अनुमति ली ही वहां रखे तरबूजों पर मुंह मारने लगा। दुकानदार ने देखा तो वह गुस्से में चिल्लाया, अरे मुल्ला, तुम्हारा गधा मेरा सामान खा रहा है, तुरंत पैसे दो। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई यह तो गधा है, इसे कानून का क्या पता। दुकानदार भला इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, अगर गधा तेरा है तो जिम्मेदारी भी तेरी है, नहीं तो मैं इसे कानूनी मामला बना दूंगा। मुल्ला ने सोचा कि मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो कि गधा दोषी है तो फिर उसे अदालत में पेश करना चाहिए। देखते हैं कि न्याय क्या कहता है। अब पूरे शहर में चर्चा होने लगी, गधा अदालत जाएगा। भाग 2 अदालत में गधे की सुनवाई। अगले दिन पूरा शहर अदालत में जमा हो गया। काजी न्यायाधीश भी इस अनोखे मामले को सुनने के लिए उत्सुक था। दुकानदार ने कहा, हुजूर, मुल्ला का गधा मेरी दुकान से तरबूज खा गया।
अब या तो मुल्ला जुर्माना भरे या फिर इस गधे को सजा दी जाए। काजी ने सिर हिलाया और मुल्ला से पूछा, क्या यह सच है? मुल्ला ने जवाब दिया, हुजूर, बिल्कुल सच है। लेकिन यह भी सच है कि यह गधा न तो इंसानों की तरह सोच सकता है, न ही बोल सकता है। अब यह तय करना आपका काम है कि क्या इसे इंसानों की तरह सजा दी जा सकती है। काजी सोच में पड़ गया। उसने गधे की ओर देखा और कहा, अगर गधा दोषी है तो उसे अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। पूरा दरबार हंस पड़ा। भाग 3। जब गधे ने गवाही दी। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर बोले, हुजूर, मेरा गधा आपकी बात सुन तो सकता है, लेकिन जवाब देने से पहले यह आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता है। काजी ने हंसकर कहा, अच्छा, तो यह पूछे। मुल्ला ने कहा, पहला सवाल, जब यह गधा सड़क पर चल रहा था तब दुकानदार ने इसे क्यों नहीं रोका? दुकानदार हक्का बक्का रह गया। मुल्ला ने दूसरा सवाल पूछा, अगर यह दुकान में गया था तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि दुकानदार ने इसे जानबूझकर प्रवेश करने दिया? दुकानदार चिल्लाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, फिर तो दोष दुकानदार का भी है। उसने अपनी दुकान की रक्षा नहीं की। अब काजी सोच में पड़ गया। भाग 4। मामला और उलझ गया। काजी ने सोचा कि मामला हल करना चाहिए तो उसने कहा, देखो, गधा गलती से दुकान में घुसा और गलती से तरबूज खा गया। इसका समाधान क्या हो सकता है? मुल्ला ने तुरंत कहा, समाधान बहुत आसान है। अगर दुकानदार कहे कि उसे नुकसान हुआ है तो उसे भी गधे को कोई चीज खाने का मौका देना चाहिए। क्या? दुकानदार चौंक गया। हाँ हुजूर। मुल्ला बोले, अगर गधा दुकानदार के तरबूज खा सकता है तो दुकानदार भी बदले में गधे का चारा खा सकता है। दोनों बराबर। अब तो पूरा दरबार हंस पड़ा। भाग 5। मामला सुलझ गया। काजी मुस्कुराया और कहा, मुल्ला, तुमने एक मुश्किल मामले को भी हंसी मजाक में हल कर दिया। दुकानदार, तुम अपनी दुकान का ध्यान रखो और मुल्ला, तुम अपने गधे को थोड़ा अनुशासन सिखाओ। अंत में फैसला हुआ कि मुल्ला दुकानदार को आधे दीनार का हर्जाना देंगे और मामला खत्म हो जाएगा। मुल्ला ने दुकानदार को आधा दीनार दिया और धीरे से बोले, अब अगली बार ध्यान रखना कि कोई गधा तेरी दुकान में घुस न जाए। दुकानदार खिसियानी हंसी हंस पड़ा और पूरा शहर मुल्ला की होशियारी की तारीफ करने लगा। भाग 6। निष्कर्ष। सीख। कभी कभी हल्की फुल्की हाजिर जवाबी से बड़ी बड़ी समस्याओं को टाला जा सकता है। गलती चाहे गधे की हो या इंसान की, असली जीत उसे होती है जो अक्लमंदी से अपनी बात रखे। अगला भाग। गधा हर बार किसी नई मुसीबत में फंसता है, लेकिन इस बार गधा खुद गायब हो जाता है। क्या मुल्ला उसे ढूंढ पाएंगे? और अगर हां तो किस नई चालाकी से? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग।